नमस्कार। प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हेल्थ इज़ वेल्थ के आज के अंक में हम बात करेंगे सांस से संबंधित होने वाली बीमारी पर, और इसके लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है शहर के जाने माने छाती रोग विशेषज्ञ डॉक्टर निशीथ कुमार जी को। सर, आपका स्वागत है। नमस्ते। और सबसे अहम जो अभी सवाल या समस्या जो जानना चाहेंगे आपसे कि सांसों की बीमारी जो है आम हो गई है, या तो वो धूलकण है, प्रदूषण है, या कोई और वजह है, तो कौन सी बीमारी कॉमन है और उसके लिए हम क्या सचेत रहें और कितना हमें सावधानी बरतने की ज़रूरत है सर? देखिए, श्वसन संबंधी अगर बीमारियों के बारे में बात करें तो बहुत सारी बीमारी है जो कि बहुत ही कॉमन है। आप अगर देखिए इन्फेक्शन में अगर देखिए तो ट्यूबरक्लोसिस है, जी सर। वायरल इन्फेक्शन है। तो आजकल अभी कुछ वर्षों पहले हम लोग कोविड से गुजर चुके हैं, तो कोविड एक तरह का वायरल इन्फेक्शन ही है जो कि फेफड़े को संक्रमित करता है। उसी प्रकार H1N1, स्वाइन फ्लू इत्यादि भी वायरल इन्फेक्शन ही है जो कि फेफड़े में इन्फेक्शन करता है। ठीक उसी प्रकार निमोनिया, जो कि मुख्य रूप से बच्चों में या फिर वृद्ध लोगों में होता है, ऐसे लोगों में होता है जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, वो भी बैक्टीरियल हो सकता है, फंगल हो सकता है, वायरल हो सकता है। तो ये सारी बीमारियां जो हैं वो इन्फेक्शन के कैटेगरी में आती हैं, जो कि कम्युनिकेबल होती हैं, फैलने वाली होती हैं। उसी प्रकार से कुछ बीमारी होती है जो कि नॉन कम्युनिकेबल होती है, बट वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। खासकर अगर हम लोग देखें झारखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो झारखंड में खनन बहुत ज़्यादा होता है, पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा है इस कारण से। तो COPD, जो जिसे कि हम क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ बोलते हैं, या फिर अस्थमा हो गया, दमा हो गया, ये सारी बीमारियां भी बहुत ही कॉमन है। जी सर, एक चीज़ तो ये जानना चाहिए कि अपने देश का क्या और झारखंड का क्या सिनेरियो है, कितने मरीज, कैसा आंकड़ा जो आपके पास कुछ हो बता पाए? अगर देश में देखेंगे तो देश में COPD और एस्थमा ये दोनों ही बहुत ही भयावह रूप लेते जा रही है। एक कारण इसका पॉल्यूशन भी है और दूसरा हम लोगों का लाइफस्टाइल भी है। तो एलर्जी की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। तो बच्चों में एलर्जी आजकल बहुत ही अर्ली स्टेज में देखा जाता है और COPD भी बहुत ही ज़्यादा देखा जाता है। इसी के साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि लंग कैंसर, जो कि पहले हम लोग बहुत कम देखते थे, बहुत रेयर डिजीज़ से माना जाता था, आजकल हम लोग 25-30 साल की उम्र में भी देखने लग गए हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्मोकिंग के कारण होता है। बहुत सारी महिलाएं भी आती हैं जो कि कम उम्र के रहती हैं, 30-35 साल की रहती हैं, उनमें भी आजकल कैंसर देखा जा रहा है। तो इसीलिए हमें सजग रहना चाहिए। जी, एक तो जानना ये भी चाहेंगे कि अस्थमा और COPD ये दोनों बीमारियों में अंतर क्या है, और क्या लक्षण में भी कुछ अंतर है, या लगभग लगभग बराबर लक्षण आते हैं इसके? ये बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने राजीव जी। COPD और अस्थमा दोनों के सिम्टम्स काफ़ी मिलते जुलते हैं, बीमारी भी एक जैसी लगती है, लेकिन दोनों में बहुत ही बड़ा अंतर है। अस्थमा के विषय में अगर हम लोग बात करें तो अस्थमा जो है एक तरह से एलर्जिक कंडीशन है, जो कि मुख्य रूप से वायुमार्ग में सूजन होता है उसके कारण, एलर्जी के कारण। और मुख्य रूप से ये किशोर अवस्था में ज़्यादा होता है। ऐसे किसी भी एज में हो सकता है डेवलप, लेकिन सामान्य रूप से किशोर अवस्था में ज़्यादा अस्थमा होने का चांस रहता है। अस्थमा की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें जो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होता है, सांस की नली में जो सूजन होता है, वो किसी न किसी ट्रिगर के कारण होता है। ट्रिगर कुछ भी हो सकता है। ट्रिगर आपका डस्ट हो सकता है, स्मोक हो सकता है, पॉलन हो सकता है। तो जो भी एलर्जी के कारक रहते हैं उसके कारण श्वसन तंत्र में, विशेष कर सांस की नलियों में सूजन होता है। और सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह रिवर्सिबल होता है। तो पेशेंट ऐसा नहीं है कि सालों भर सिम्टोमेटिक रहते हैं। अर्ली स्टेज में पेशेंट को बीच बीच में, यानी कि एपिसोडिक सिम्टम रहता है, यानी कि बीच में कभी किसी माह में जब गर्मी ठंडा में अंतर आया, मौसम में बदलाव हुआ, पॉलन बर्डन अगर वायुमंडल में ज़्यादा है तो उस समय वो सिम्टोमेटिक हो जाते हैं, फिर अपने आप ठीक भी हो जाते हैं। COPD मुख्य रूप से वैसे लोगों में होता है जिन्हें स्मोक ये सब का ज़्यादा एक्सपोजर हुआ है, जैसे कि ऐसे लोग जो कि धूम्रपान ज़्यादा करते हैं, स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं, या फिर ऐसी महिलाएं जो कि जलावन ये सब का प्रयोग बहुत ज़्यादा करती हैं बंद कमरे में, छोटे कमरे में, जिससे धुआं ये सब के कारण उनके फेफड़े को क्षति पहुंचती है। इसमें फिक्स्ड एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होता है, यानी कि सिम्टम जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। बीमारी जो होती है वो प्रगतिशील होती है और मुख्य रूप से ये 40 वर्षों से ऊपर होता है। जी,
एक तो दोनों का लक्षण अगर जो बता दें अगर अगर अलग लक्षण अलग। के बारे में बात करें तो दोनों ही केस में अस्थमा के केस में अगर देखेंगे तो मरीज जो कंप्लेन करेंगे कि काफ़ी यंग एज से उन्हें मौसम के बदलाव के साथ सर्दी खांसी की समस्या बढ़ जाती है। जिन लोगों को अस्थमा होता है उसमें से 80% लोगों को एलर्जिक राइनाइटिस भी होता है, यानी कि छींक आना, नाक से पानी गिरना, नाक बंद होना अ, इत्यादि की भी समस्या रहती है। इसके अलावा और भी एलर्जिक कंडीशन जैसे कि एटोपिक डर्मेटाइटिस, यानी कि शरीर में खुजली होना, आँख से पानी गिरना, ये सब की भी समस्या रहती है। ठीक इसी प्रकार से सांस की नली की अगर बात करें तो उसके कारण होने वाली समस्या जो है उसमें सांस फूलना, खांसी आना, रात के समय ज़्यादा परेशान होना, छाती में घड़घड़ाहट होना इत्यादि समस्या रहती है। और समय के साथ इसमें उतार चढ़ाव भी होता रहता है। मतलब किसी महीने में हो सकता है कि ये समस्या बहुत ज़्यादा हो और कुछ दिनों के बाद वो स्वतः, जैसे ही मौसम में बदलाव आता है तो स्वतः ही समस्या का समाधान हो जाता है। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी रहता है। कई बार जिन्हें अस्थमा रहता है उनके फैमिली हिस्ट्री में भी अस्थमा का ये रहता है, हिस्ट्री रहता है। तो अगर कोई ऐसा है जिसके माँ बाबूजी को, भाई बहन को ब्लड रिलेशन में, क्लोज रिलेशन में अगर किसी को अस्थमा है तो वो भी जेनेटिकली प्रीडिस्पोज रहता है, उन्हें भी अस्थमा होने का चांस रहता है। ठीक इसी प्रकार सीओपीडी जो है वो, जैसा कि मैंने बताया कि वो इरिवर्सिबल कंडीशन है। उसमें श्वसन तंत्र में जो सांस की नली में जो सूजन होता है वो इरिवर्सिबल होता है। उसमें भी समय के साथ सांस फूलना, बट वो प्रोग्रेसिव होता है, यानी कि मौसम के बदलाव के साथ उतार चढ़ाव जरूर होता है, बट सालों भर अगर आप पेशेंट को देखिएगा तो उन्हें सांस की समस्या रहती है, खांसी आता है, बलगम आता है। और मुख्य रूप से उन लोगों में होता है जो कि धूम्रपान करते हैं या फिर बहुत ही ज़्यादा धुएं ये सब के संपर्क में आए हैं। जी। ये अगर हम लोगों ने तो लक्षण की बात भी कर ली, अब इसमें जांच दोनों में क्या क्या हम लोग करते हैं सर इलाज से? देखिए, जांच के बारे में अगर बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है एक प्रॉपर हिस्ट्री टेकिंग। तो सबसे पहले तो जब पेशेंट आता है तो हम लोग उससे उसकी हिस्ट्री पूछते हैं, और सिर्फ हिस्ट्री में ये नहीं पूछते हैं कि आपको सर्दी खांसी हो रहा है या कब से हो रहा है, ये भी पूछते हैं कि उसका ट्रिगर क्या क्या है, किस मौसम में आपको ज़्यादा तकलीफ बढ़ जाती है, क्या आप ऐसा करते हैं, कहीं आप परफ्यूम इस्तेमाल करते हैं या फिर कहीं विशेष जगह पे जाते हैं, पार्क में जाते हैं जहाँ पे फूल पत्ती ज़्यादा है तो पॉलन से एक्सपोज होता है, घर में कोई पेट्स हैं उनसे कोई एलर्जी है कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पूछते हैं। कैसे आराम मिलता है, क्या करने से तकलीफ़ होता है, फैमिली में किसी को इस तरह की बीमारी थी कि नहीं, ये सारी चीज़ें पूछती हैं। यहाँ ये जानना ज़रूरी है कि दोनों ही बीमारियाँ जो हैं वो फैलता नहीं है, मतलब संक्रमण नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि घर में किसी को एस्थमा है तो उसके खांसने से किसी और को एस्थमा हो जाएगा। तो हिस्ट्री टेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो जांचें आती हैं उसमें खून जांच है। तो खून जांच में जो नॉर्मल जांचें होती हैं जैसे सीबीसी, उसका भी अपना इंपॉर्टेंस है। अगर इओसिनोफिल्स बढ़ा हुआ है तो वो एलर्जी की तरफ इशारा करती है। तो एस्थमा में अगर मुख्य रूप से देखिएगा तो इओसिनोफिलिक जो कि लंग डिजीज़ है तो उसमें इओसिनोफिल्स बढ़े होने की संभावना ज़्यादा रहती है। उसी प्रकार से खून जांच में टोटल सीरम आईजी भी होता है जो कि एक तरह से एलर्जी का मार्कर है, वो भी हम लोग कराते हैं। उसके बाद आपका एक्सरे का नंबर आता है। एक्सरे इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे और कंडीशन है, जैसे टीबी है, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ है जो कि लंग फाइब्रोसिस कॉज करता है, लंग कैंसर है। इन सारी बीमारियों के जो सिम्टम्स हैं वो आपका अस्थमा या सीओपीडी से मिल सकते हैं। मतलब जो टीबी का पेशेंट है, लंग कैंसर का पेशेंट है, लंग फाइब्रोसिस का जो पेशेंट है, उन्हें भी खांसी होगी, उन्हें भी हो सकता है सांस में प्रॉब्लम हो, छाती में दर्द हो, घड़घड़ाहट हो। तो इसीलिए एक्सरे हम लोग रूल आउट करने के लिए कराते हैं कि कहीं और कोई बीमारी तो नहीं है। उसके बाद नंबर आता है स्पायरोमेट्री का। ये शायद सबसे इम्पॉर्टेंट जांच है। तो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में स्पायरोमेट्री हम लोग कराते हैं, जिसमें पेशेंट की लंग की क्षमता और जो वायु मार्ग में सूजन है उसका आकलन करते हैं। तो स्पायरोमेट्री, एक्सरे, खून जांच इत्यादि के द्वारा समझ में आता है कि पेशेंट को सीओपीडी है या फिर अस्थमा। अस्थमा। सर अब तो आ गया, ये जांच भी होगी, इलाज हम कैसे करते हैं सर ऐसे दोनों मरीजों के? देखिए, इलाज में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है इन्हेलर। जी। तो इन्हेलर को लेकर के मन में बहुत सारी भ्रांतियाँ होती हैं कि इन्हेलर जो लेंगे, कई लोग कहते हैं कि दमा जो है वो तो दम के साथ ही जाएगा, इन्हेलर जो है उसका इस्तेमाल की आदत पड़ जाएगी, जी। इन्हेलर का बहुत सारा साइड इफ़ेक्ट होता है, ऐसी भी भ्रांतियाँ हैं। इन्हेलर में स्टेरॉयड होता है तो उसके कारण भी खतरा है। इसका जो सबसे सटीक एग्जाम्पल है ये है, पहले तो ये समझिए कि अस्थमा जो है वो एक अम्ब्रेला टर्म है। तो मैं अपने मरीज को इसी तरह से समझाता हूँ कि अगर जब हम लोग बोलते हैं किसी को एनीमिया है
तो एनीमिया एक अम्ब्रेला टर्म है। एनीमिया का कई सारा, यानी खून में कमी होने का बहुत सारा कारण हो सकता है। किसी को आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया हो, किसी को विटामिन B12 के कमी के कारण हो, किसी को फोलिक एसिड के कमी के कारण हो, किसी को खून का रिसाव हो रहा हो उसके कारण हो, किसी को हो सकता है कि सिर्फ खान पान से नहीं, हो सकता है बोन मैरो सप्रेशन हो या किसी और बीमारी के कारण हो। ठीक उसी प्रकार से एस्थमा में भी एक अम्ब्रेला टर्म है। कुछ लोगों को अर्ली ऑनसेट एस्थमा होगा, किशोरावस्था में ही डेवलप हो जाएगा। कुछ लोग होंगे जिन्हें जेनेटिकली प्री डिस्पोज्ड होंगे, फैमिली मेम्बर्स में है, जेनेटिकली ट्रांसमिट हुआ है, उसके कारण है। कुछ लोग हो सकता है ऑक्यूपेशनल एस्थमा से ग्रसित हों। ऑक्यूपेशनल एस्थमा का मतलब क्या है कि मरीज जहाँ भी कार्य करता है वहाँ पर अगर कोई ट्रिगर है उसके कारण अगर उन्हें एस्थमा डेवलप हो गया है तो। कुछ लोग होंगे जिन्हें पेरिनियल सिम्टम रहता है, सालों भर रहता है सिम्टम। कुछ लोग रहते हैं जिन्हें सीजनल सिम्टम रहता है। तो कुछ लोग होते हैं जिन्हें एक्सरसाइज इंड्यूस एस्थमा होता है, जब एक्सरसाइज करते हैं तभी सिर्फ सांस लेने में तकलीफ होती है। कुछ लोग होते हैं जिन्हें ड्रग इंड्यूस एस्थमा होता है, एस्पिरिन इंड्यूस एस्थमा है कि कुछ विशेष प्रकार के जो दवाइयाँ हैं उनसे उनका एस्थमा ट्रिगर हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से जो इलाज है इसका वो भी अलग अलग एस्थमा का अलग अलग है, लेकिन मुख्य रूप से जो इलाज है वो इन्हेलर है। अब इन्हेलर को लेकर के जो भ्रांति है उसमें मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि अगर किसी को दर्द हो रहा है, मान लीजिए कि आपको यहाँ पर दर्द हो रहा है, तो दर्द हो रहा है, अगर दर्द की दवा हम खाते हैं और कोई भी कॉमन दवा भी अगर हम लोग खाते हैं, जैसे अल्ट्रासेट खाते हैं या एसिक्लोफेनाक, डाइक्लोफेनाक, वोवेरॉन खाते हैं, तो ये सारी दवाइयाँ जो होती हैं वो मिलीग्राम में होती हैं, जो उनका सॉल्ट होता है। जैसे कि अगर पैरासीटामोल भी अगर हम लोग बुखार के लिए खाते हैं तो 500 mg, 650 mg ऐसे कर करके आता है। तो 500 mg जो आपके शरीर में जाता है जब आप खाते हैं तो वो पेट में जाता है, पेट के थ्रू खून की नलियों में जाता है, उसके थ्रू पूरे बॉडी में उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। लिवर में भी जाता है, किडनी में भी जाता है, हार्ट में भी जाता है, और जहाँ आपको दर्द है वहाँ भी जाता है। ठीक इसी वक्त अगर आपको सर में भी अगर चोट लग जाती है तो वही दवा वहाँ पर भी असर करेगी। ठीक है, अब चूंकि दवा शरीर के अंदर में है तो जहाँ पर उसका काम है वहाँ पे तो वो अपना काम कर रही है, बट बाकी सब जगह तो वो साइड इफेक्ट करेगी। तो अगर लंबे समय तक अगर हम लोग दर्द की दवा खाएंगे तो उससे किडनी भी अफेक्ट होगा, लिवर भी अफेक्ट होगा, तो इसलिए दर्द की दवा ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। अगर उसके जगह हम लोग उसका मलहम अगर हम लोग जहाँ पे परेशानी हो रही है वहाँ पे लगा लेते हैं तो उससे साइड इफेक्ट होने का खतरा कम हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से जो एस्थमा है उसका जो मेन इलाज है वो ब्रोंकोडायलेटर और इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड के द्वारा होता है। अब स्टेरॉइड का आप सभी को पता है कि बहुत ही मेजर साइड इफेक्ट होता है, तो स्टेरॉइड जो है उसको इन्हेलर के फॉर्म में दिया जाता है जिसमें उसकी मात्रा बहुत कम हो जाती है। जैसे अगर हम लोग कोई ड्रग यूज़ करें, जैसे कॉमन ड्रग अगर हम लोग लेंगे फोराकॉट, ब्यूडामेट, जो कि एस्थमा में यूज़ होता है इन्हेलर, वो 200 पावर का आता है। 200 पावर क्या है? 200 mcg रहता है। तो इसमें जो 200 mcg रहता है वो माइक्रोग्राम है, 10⁻⁻⁶ ऑफ ए ग्राम। तो अगर हम लोग 200 mcg सुबह शाम लेते हैं और पूरे महीने लेते हैं, यानी कि 400 गुना 30, तो आपका 12 mg सिर्फ जो दवा है वो शरीर के अंदर में, और वो भी सांस की नली में जाएगा। पूरे साल अगर लेते हैं तो 144 मिलीग्राम सांस के नली में जाएगा। तो अब आप सोचिए कि अगर आप एक गोली खाते हैं, जैसे अगर नॉर्मल गोली भी जो एस्थमा में एलर्जी के लिए लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं हमें इन्हेलर नहीं लेना है, हम लोग मोंटेलुकास लेवोसेट्रिजिन ले लेंगे, तो मोंटेलुकास लेवोसेट्रिजिन जो कॉम्बिनेशन है उसमें भी 10 mg मोंटेलुकास रहता है, 5 mg लेवोसेट्रिजिन रहता है, तो 15 mg हो गया। तो अगर आप 10 दिन भी खाते हैं तो 150 mg आप खा जाते हैं। तो गोली खाने में लोग ज़्यादातर परहेज नहीं करते हैं, और इन्हेलर जब आप लेंगे तो अगर आप mg के उसमें देखेंगे तो वो पूरे साल भर में आप 144 mg ले रहे हैं। तो इसीलिए इन्हेलर बहुत ही ज़्यादा सेफ़ है, उसका कोई सिस्टमिक साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, वो सांस की नली से खून में नहीं जाता है। तो उसके कारण जितने भी स्टेरॉइड के होने वाले खतरे हैं, चाहे वो डायबिटीज़ हो, पेप्टिक अल्सर हो, इम्यूनिटी कम होना हो, बोन कमज़ोर होना हो, ये सारी चीज़ें उससे नहीं होती हैं। आप इसको इस तरीके से समझिए कि अगर आपके आँखों में इन्फेक्शन हो गया है तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन अगर आप टैबलेट लीजिएगा तब भी काम हो जाएगा, बट आप प्रेफर करते हैं कि आंख में ड्रॉप सिप्लॉक्स लें। तो सिप्लॉक्स अगर लेते हैं क्योंकि उसमें दवा की मात्रा बहुत कम होती है, वो शरीर के अन्य भागों को नहीं परेशान करती है। तो इसी तरीके से इन्हेलर बहुत ही ज़्यादा सेफ़ है। विभिन्न प्रकार के इन्हेलर आते हैं। COPD में हम लोग जो इन्हेलर यूज़ करते हैं वो एस्थमा से थोड़ा अलग होता है, उसमें मुख्य रूप से हम लोग ब्रोंकोडायलेटर्स यूज़ करते हैं, और एस्थमा में मुख्य रूप से इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज़ करते हैं। इन्हेलर को लेकर के एक मिथक यह भी रहता है कि इन्हेलर कब तक यूज़ करना है, इन्हेलर की आदत तो नहीं पड़ जाएगी, इन्हेलर हमेशा ज़िंदगी भर तो नहीं लेना पड़ेगा।
यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बीमारियाँ 2 प्रकार की होती हैं। कुछ बीमारियाँ होती हैं जैसे मलेरिया है, टीबी है, टाइफॉइड है, जिसका एक इन्फेक्शन होता है जिसमें आप दवा देते हैं वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। जैसे मलेरिया टाइफॉइड के केस में अगर आप 5 दिन 7 दिन दवा देते हैं तो वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। टीबी के केस में 6 महीना 9 महीना दवा देते हैं वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। कुछ बीमारियाँ होती हैं जैसे ब्लड प्रेशर है, थायराइड है, शुगर है, इसमें दवाइयाँ हमेशा लेनी पड़ती हैं। इन्हें दवाइयों के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है, जड़ से इलाज नहीं किया जा सकता है। उसी प्रकार से जो एलर्जी है इसमें भी कुछ ट्रिगर होता है, तो जब भी ट्रिगर होगा आप परेशानी में होंगे। तो आप इसको इस तरीके से लीजिए कि अगर आप घर में रहते हैं, घर के बाहर अगर खुजली पत्ता का पूरा पौधा लगा हुआ है, आप जब भी घर से बाहर निकलिएगा खुजली पत्ते से संपर्क में आइएगा, आपको खुजली होगी। तो उससे बचने का तरीका क्या है? एक तरीका ये है कि आप घर में ही बंद रहें। दूसरा तरीका ये है कि जो बाहर में खुजली पत्ता है उसे आप हटा दें, बट हर बार आप इन्वायरमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तीसरा तरीका क्या है कि आप घर ही चेंज कर लें, जो कि हो सकता है हर बार पॉसिबल नहीं हो। तो इसी प्रकार से, और चौथा तरीका ये है कि अगर आपको घर से बाहर भी निकलना है, खुजली पत्ता के संपर्क में भी आना है, तो फिर दवा तो लेनी पड़ेगी ताकि खुजली नहीं हो, बचाव के लिए। तो ठीक इसी प्रकार इन्हेलर में भी क्या है कि जब जब सिम्टम आता है, जब मौसम का बदलाव होता है, जब भी आप सिम्टोमेटिक होते हैं, तो इन्हेलर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि अपने ट्रिगर को पहचानें। अगर आपको धूल धुआं ये सबसे परेशानी होती है तो आप उससे बचें, मास्क का प्रयोग करें, और इन्हेलर से घबराएं नहीं। ये बहुत ही सेफ़ दवाई हैं जिनके द्वारा अस्थमा को पूरी तरह से कंट्रोल किया जा सकता है और आगे बढ़ने से रोका जा सकता है। जी, ये तो देखा कि जो भ्रम है जो इन्हेलर को लेकर के कितना बखूबी से सर ने उसको हम लोगों को समझाया है। एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि क्या सर वैक्सीन भी है क्या कुछ, अगर इसका अगर? बिल्कुल, वैक्सीन इलाज के लिए नहीं है बट बचाव के लिए बिल्कुल है। जिन्हें भी एस्थमा है या सीओपीडी है, वो लोग को वायरल इन्फेक्शन से ज़्यादा खतरा होता है, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन अगर होता है या निमोनिया होता है, बैक्टीरियल निमोनिया होता है, तो वो तकलीफ़ में पड़ सकते हैं, एक्यूट एक्सेसरबेशन हो सकता है, उसके कारण हॉस्पिटल में भर्ती भी होना पड़ सकता है। तो इसके बचाव के लिए, इन्फेक्शन से बचाव के लिए ज़रूर वैक्सीन आती हैं। तो एक आता है आपका न्यूमोकोकल वैक्सीन आता है जो कि निमोनिया से बचाव के लिए आता है। तो जिन लोगों को भी सीओपीडी है वो सारे लोग जो हैं निमोनिया के वैक्सीन ले सकते हैं। इसके अलावा जो भी लोग 60 साल से ऊपर हैं उनमें भी निमोनिया का वैक्सीन इंडिकेटेड है। तो निमोनिया के वैक्सीन में मुख्य रूप से 2 वैक्सीन आता है, एक प्रेवना 13 और एक न्यूमोवैक्स 23। तो प्रेवना 13 पहले लिया जाता है, उसके 2 महीने के बाद फिर न्यूमोवैक्स 23 ले सकते हैं। इसी प्रकार से वायरस से बचने के लिए जो कॉमन, जो आप फ्लू बोलते हैं, हम लोग कॉमन फ्लू बोलते हैं, उसमें मुख्य रूप से इन्फ्लुएंजा के कारण होता है। उसमें अलग अलग स्ट्रेन है, H1N1, H3N2, जो कि एक तरह से स्वाइन फ्लू का भी स्ट्रेन है, इन्फ्लुएंजा ए, इन्फ्लुएंजा बी। तो इससे बचाव के लिए भी वैक्सीन आता है जिसे हम लोग इन्फ्लुएंजा वैक्सीन बोलते हैं, वो भी लेना चाहिए। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन में ख़ास बात यह है कि हम लोगों को हर साल लेना पड़ता है। तो जैसे अगर अभी लिए हैं तो फिर 1 साल के बाद फिर लेना है, तो हर साल लेना है। तो जितने भी लोग एस्थमा या सीओपीडी से पीड़ित हैं उन लोगों के लिए इंडिकेटेड है। जी, इन सारी बातों को तो हम लोगों ने सर कवर कर लिया। एक चीज़ ये जानना चाहेंगे कि ये जो खान पान इस जो समस्या है या इस बीमारी के लिए क्या होना चाहिए, और योग और व्यायाम कितना महत्वपूर्ण है सर? देखिए, अच्छा लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। लोगों में खान पान को लेकर के भी बहुत सारा भ्रम रहता है कि सर्दी खांसी है तो नींबू नहीं खाना है, दही नहीं खाना है, खट्टी चीज़ें नहीं खानी है, फल नहीं खाना है, केला नहीं खाना है। यहाँ पर ये समझना बहुत ज़रूरी है, इस पर भी शोध हो चुका है। बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें फूड एलर्जी होता है और फूड एलर्जी के कारण अस्थमा होता है। तो अगर प्रतिशत देखें तो सिर्फ करीब 5 से 6 ही प्रतिशत ऐसे लोग होते हैं जिन्हें फूड एलर्जी होता है। 95% ऐसे लोग होते हैं जिन्हें खान पान से कोई लेना देना नहीं होता है उनका अस्थमा का। तो ऐसी परिस्थिति में अगर आप अगर कभी भी आपको दही खाने या नींबू खाने से अगर परेशानी नहीं हुई है तो बिल्कुल बातों पे नहीं जाएं, आराम से हेल्दी खाना खाएं। सारे विटामिन ज़रूरी हैं। आप अगर दही देखिएगा तो वो भी बहुत अच्छा सोर्स है, प्रोटीन का भी अच्छा सोर्स है, गुड बैक्टीरिया का भी अच्छा सोर्स है। उसी प्रकार से अगर खट्टी चीज़ें देखिएगा, नींबू आंवला देखिएगा, तो वो भी विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है जो कि अच्छे हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि खान पान में कहीं भी कंजूसी नहीं करें, प्रिजर्वेटिव से बचें। जो भी चीज़ें डिब्बा बंद चीज़ें हैं, अगर हम लोग से पूछती भी हैं, अगर जो महिलाएं आती हैं कि हम बच्चों को क्या नहीं खिलाएं, तो ऐसा शोध में पाया गया है कि अगर आप उन्हें बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव वाली चीज़ें देती हैं,
हैं, डब्बा बंद चीज़ें देते हैं, प्रोसेस चीज़ देते हैं, तो उससे एलर्जी की संभावना बढ़ जाती हैं। तो बच्चों को चिप्स ये सब से, कोल्ड ड्रिंक से, जो भी प्रोसेस्ड फूड होता है, अजीनोमोटो, इन सारी चीज़ों से, केमिकल वाले जितने भी पदार्थ होते हैं, उन सब भी चीज़ों से परहेज करना चाहिए। और खान पान में हरी सब्जियां, फल जितना प्रचुर मात्रा में, भरपूर मात्रा में खा सकते हैं, खाना चाहिए। जहाँ तक व्यायाम की बात है, वो बहुत ही ज़रूरी है। पल्मी रिहैबिलिटेशन, योगा, ये सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ऐसे कई सारे स्टडीज़ हैं जिसमें देखा गया है कि इनफैक्ट पीजी के दौरान हम लोगों ने भी एक स्टडी किया था जो कि बाद में जाकर के पब्लिश भी हुआ। उसमें एक ग्रुप थे जिन्हें सिर्फ दवाइयाँ दी गई और एक ग्रुप था जिन्हें दवाइयों के साथ साथ योगा करने भी बोला गया। और उसका जो फाइनल जो कंक्लूज़न आया था वो यही था कि जो ग्रुप योगा कर रहा था और साथ में दवाइयाँ ले रहा था, उन लोगों का लंग फंक्शन जो था, पीएफटी द्वारा जब उसे आकलन किया गया तो उनका लंग फंक्शन जो था वो आपका नॉर्मल जो दवाइयाँ ले रहे थे उनसे अच्छा था। तो एक्सरसाइज किसी भी फॉर्म में, चाहे आप हर दिन मॉर्निंग वॉक करें, चाहे आप योगा करें, चाहे आप कुछ जिम करें, कुछ भी एक्सरसाइज करें, वो लंग हेल्थ के लिए अच्छा होता है। जी। तो आपने देखा कि डॉक्टर साहब ने कितनी बखूबी से हम लोगों को जानकारी दी। जो एक इन्हेलर को लेकर के जो एक भ्रम है लोगों में कि वो दवा लेते हैं, उसका साइड इफ़ेक्ट को लेकर के जो जितना भ्रम था, उन्होंने कितने बखूबी से सर ने उसे भ्रम को दूर किया। अगले अंक में हम फिर किसी एक नए डॉक्टर के साथ होंगे, नए मुद्दे पर बातचीत करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।